So we were discussing about gastrointestinal system. In the last class, हम लोगों ने esophagus का जो portion था, we have completed that. Now, before starting new topic, we'll discuss some MCQs regarding the topics जो हम already discuss कर चुके हैं last class में. Okay, so we'll start with some MCQs with the topics which we have already discussed and then continue with the new topics. Okay, so let us start. A 40-year patient with dysphagia to both solids and liquids and regurgitation for 3 months. The dysphagia is non-progressive. What is the diagnosis? Options is carcinoma of esophagus, lower esophageal ring, eclasia, cardia, Barrett's esophagus. So what should be the answer? एक for can't hear you. Hemachalasia cardiac. Okay. Ma'am, Sri. Okay. Okay. Fine. The answer will be eclasia cardia. ठीक है? So the thing is, क्वेश्चन क्या पूछा है? एक 40 ईयर की पेशेंट है, ठीक है, वो आई है ओपीडी में एंड शी इज कंप्लेनिंग ऑफ डिस्फेजिया ऑफ बोथ सॉलिड्स भी है और लिक्विड्स भी है, और उसके साथ साथ में रिगर्जिटेशन ऑफ फूड हो रहा है और नॉन प्रोग्रेसिव है. तो एक्चुअली कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, लोअर इसोफेजियल रिंग, बेरेट्स इसोफेगस तो छोड़ दो, इन दोनों में स्पेशली सॉलिड्स का ही डिस्फेजिया होता है. ठीक है. और एक्लेशिया कार्डिया, इन 4 ऑप्शंस में से एक्लेशिया कार्डिया ही एक है ऐसा डिजीज जहां पे सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों का डिस्फेजिया हो रहा है. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में दोनों सॉलिड्स और लिक्विड दोनों का डिस्फेजिया दे रखा है तो देखना ऑप्शन में अपना एक्लेशिया कार्डिया या फिर डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, ये 2 डिजीज है जहां पे लिक्विड्स और सॉलिड दोनों का डिस्फेजिया होता है. एक्लेशिया कार्डिया एंड डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म we have discussed in the last class. ठीक है. डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, ये जो दोनों बीमारी है इन दोनों में ही सॉलिड्स और लिक्विड दोनों का डिस्फेजिया होता है. बाकी सारी जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा, इसोफेजियल वेब्स, फॉर एग्जांपल लोअर इसोफेजियल रिंग, इनमें यूजुअली सॉलिड्स का डिस्फेजिया होता है. ठीक है. सो देर आर 2 डिजीज विच यू हैव टू कंसिडर अगर क्वेश्चन में दे रखा है सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों का डिस्फेजिया है. एक है एक्लेशिया कार्डिया और एक है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्लेशिया कार्डिया या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म में? अगर हम बेरियम सॉलो कराएंगे तो एक्लेशिया कार्डिया में हमें दिखता है रैट टेल लाइक अपीयरेंस, वेयरएज डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म में हमें मिलता है व्हाट अपीयरेंस? कॉर्कस्क्रू लाइक अपीयरेंस. कॉर्कस्क्रू लाइक अपीयरेंस. और एक्लेशिया कार्डिया में रेड टेल लाइक अपीयरेंस. एंड देयर आर आल्सो अदर फीचर्स टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम. ठीक है.
सो दिस इज द पॉइंट कि दो क्वेश्चन में देखना है कि खाली सॉलिड्स पूछा है या दोनों पूछा है. सो दिस इज हाउ वी कैन रूल आउट. हेलो मैम। हाँ. मैम एक्चुअली एचलेशिया कार्डिया इज प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव. डिस्पेजिया। प्रोग्रेस या या यूजुअली प्रोग्रेसिव में आता है अपना कार्सिनोमा वाला, ठीक है, कैंसर वाला प्रोग्रेसिव होता है. और एक्लेशिया कार्डिया यूजुअली नॉन प्रोग्रेसिव में जाता है यूजुअली, बट इट मे बी प्रोग्रेसिव, ऐसा जरूरी नहीं है. एक्लेशिया कार्डिया का देर आर टू थिंग्स. ठीक है, जैसे अगर आप इसमें देखोगे मुदित खन्ना में, तो प्रोग्रेसिव में भी दे रखा है एक्लेशिया कार्डिया. बट अगर यस पेशेंट नॉन मैम, हाँ। प्रोग्रेसिव है ना, नॉन प्रोग्रेसिव लेके आएगा, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसको रूल आउट कर दें. ठीक है, ओके मैम मैम। क्योंकि प्रोग्रेसिव ऑप्शन में डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म था ही नहीं. इन चारों, अगर यहाँ पे डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म होता तो हम ये टिक करते, क्योंकि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म में ये चीज श्योर है कि नॉन प्रोग्रेसिव होता है. ठीक है, और एक्लेशिया कार्डिया में दोनों कंडीशन हो सकती है, प्रोग्रेसिव भी और नॉन प्रोग्रेसिव भी. बट क्योंकि ऑप्शन में ये था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें एक्लेशिया कार्डिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. मैम प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव एक बार बता दीजिए क्या होता है फिर ओके, मैम। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर जो होता है उसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है. ठीक है, दिस इज द प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया. ठीक है, और जहां नॉन प्रोग्रेसिव मतलब जैसे पहले कंडीशन थी, आज से 10 साल बाद भी वही कंडीशन रहेगी. ठीक है, उतना ही लेवल ऑफ डिस्फेजिया रहेगा. दैट इज ओके प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव. ठीक. ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. esophageal mortality Okay. Esophageal mortality disorders are best diagnosed by which investigation? Okay. दोनों में Yes, yes. Barium study, endoscopy. ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसोफेजियल मोटालिटी डिसऑर्डर्स जो होती हैं, जैसे कि एक्लेशिया कार्डिया वगैरह हो गया, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म वगैरह हो गया, ये दे आर बेस्ट डायग्नोज बाय मैनोमेट्री. ठीक है, सो यस, द आंसर विल बी मैनोमेट्री. बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि what is the best investigation of choice if there is dysphagia for solids only, then एंडोस्कोपी। yes, best investigation for dysphagia for solids, तो फिर आंसर होगा एंडोस्कोप. ठीक है, एंडोस्कोप. ओके. ओके, ट्रू अबाउट eclasia cardia is select two. ठीक है, dysphagia is a presenting symptom. So it's you only is the treatment
the cause is absence of orbic liquid they follow through irregular filling defect in one. Okay. So what should be the correct two options regarding eclasia cardia out of these four? 1 and 3. Dysphagia is the present. Yes, and the cause is absence of orbix plexus. ये दोनों ठीक है इसमें से. ठीक है, ये दोनों ही ठीक है इसमें से. Okay, fine. Okay, a young patient came with history of dysphagia more for liquids than solids. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा इसके लिए? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस? एक पेशेंट आया है जो डिस्फेजिया फॉर लिक्विड्स मोर देन सॉलिड्स के साथ आया है, तो पहला इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे इसमें? बेरियम सोलो Barium कराएंगे. soil. बेरियम सॉल्व. यस, हमेशा फर्स्ट हम लोग Barium. बेरियम सोलो इनिशियल. या ठीक है, ठीक. जस्ट तरह से ऑप्शंस रहेगा. सो द फर्स्ट विल बी बेरियम सोलो. ओके, बताइए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग अभी देन कमिंग टू, ये एक बार आता है आपको सर्जरी, द ऑपरेशन का नाम याद रखना पड़ेगा. हेलर्स ऑपरेशन इज डन फॉर, ये जो टेक्निक इट इज डन फॉर. Achalasia cardia. या ठीक है. सो ये एक बार यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ अ सर्जरी. कई बार ये क्वेश्चन आया. ओके, देन कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूज esophageal spasm is best diagnosed by, diffuse esophageal spasm is best diagnosed by endoscopy, barium swallow, then manometry, then CT scan. मैनोमेट्री. Manometry. Yes, for diffuse esophageal spasm, manometry will be the best investigation of choice because it is also a motility disorder. Because it is also a motility disorder. Yeah. Okay. एंड इसका ये आ सकता है कि कॉर्डस्क्रू इसोफेगस अगर दिख रहा है बेरियम सोलो में, तो इट इज अ केस ऑफ अ डिफ्यूज इसोफेगल स्पैस्म. ठीक है. अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट Zenker's diverticulum except, okay, acquired false diverticulum, pulsion diverticulum, out pouching of anterior pharyngeal
wall. Outpouching of anterior pharyngeal. Okay, so what will be the correct one? अगर this one is the wrong. Inferior. No, posterior. Posterior pharyngeal wall. Posterior Yes. pharyngeal wall. ठीक है. So when we were discussing about Zenker's diverticulum, I told you that कि यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल से आउट पाउचिंग होती है, ना कि एंटीरियर होती तो यहाँ पे जाता. यहाँ पोस्टीरियर वॉल से आउट पाउचिंग होती है. ठीक है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से आउट पाउचिंग. ओके. देन सपोज एक केस दे देंगे कि ऐसा ऐसा केस आया एंड यू हैव टू डायग्नोस थिंग. ठीक है. सो अ मेल एजेड, और बिकॉज ये जो डाइवर्टिकुलर डिजीज है, ये जो जेंकर्स डाइवर्टिकुलम है, एक तो मेल में होती है ज्यादा, फिर आफ्टर 60 ईयर्स ज्यादा होती है. तो इस तरह से क्वेश्चन देगा मेल एजेड 60 ईयर्स. ठीक है. हैज फाउल ब्रेथ. ठीक है. एंड गर्गलिंग साउंड while drinking water. ठीक है, गर्गलिंग साउंड when drinking water. And regurgitates food after 3 days of eating. So what will be the diagnosis? Zenker's diverticulum. ठीक है. So when we were studying the disease, we have discussed about the clinical feature. ठीक है, जहां पे let me bring to that slide. या जहां पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डिस्फेजिया होता है, गर्गलिंग साउंड होता है, हेलिटोसिस होता है. ठीक है. सो इस तरह से रिगर्जिटेशन रहता है. सो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्यों होता है, क्या ये फीचर रहेगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है. तो इस तरह से केस सिनेरियो दे देगा एंड इसमें यू हैव टू डायग्नोस. ओके. ओके. Then all of the following is correct about Plummer Vinson syndrome except. Okay. Esophageal web predisposes to malignancy, koilonychia, common in males. What is incorrect about Plummer-Vinson syndrome? Common in male. So, what will be the correct one? Yes, ma'am. Middle-aged woman. Common in male. हाँ. सो बेसिकली क्या होता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम में डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ईसोफेजियल वेब होता है, इट प्रीडिस्पोजेस टू मैलिग्नेंसी एंड इट इज मोर कॉमन इन फीमेल नॉट इन मेल. ठीक है. एंड देयर इज स्पून शेपेड नेल दैट इज नोन एज कोइलोनाइकिया. सो दिस वन इज रॉन्ग. Okay. Okay. Barrett's esophagus is diagnosed by squamous metaplasia, intestinal metaplasia,
स्क्वामस डिस्प्लेशिया, intestinal dysplasia. Squamous man. Barrett's esophagus. Intestinal metaplasia. Yeah. It is Intestinal intestinal. metaplasia. हाँ. और कौन सा कार्सिनोमा कॉमन होता है Barrett's esophagus? It may predispose to what type of carcinoma? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma of the esophagus. ये क्वेश्चन है. Okay. Adenocarcinoma of the esophagus. And what is the most prevalent carcinoma worldwide? Esophagus का Adenocarcinoma. Squamous. squamous. अगर most prevalent Squamous cell. worldwide, yeah, most prevalent worldwide esophageal carcinoma. This squamous. Okay. Fine. Now let us start with today's topic. ठीक है? That is peptic ulcer disease. थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं. Then we'll continue with the MCQ thing. Okay. So today's topic is peptic ulcer disease. That is known as PUD. So what do you mean by peptic ulcer? Peptic ulcer का meaning क्या है? What is the thing? क्या इसमें pathology होता है? There are two types of peptic ulcer, that is gastric ulcer and duodenal ulcer. So पहले peptic ulcer का मतलब क्या है? Peptic ulcer मतलब breach into mucus lining of alimentary canal. ठीक है? जो म्यूकोजा लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर. ठीक है? जो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है, उसकी कंटिन्यूटी के ब्रेक होने को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर. ठीक है? एंड क्यों होती है? व्हाई देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ द म्यूकोजा लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एंड कौन से रीजन में ज्यादातर होती है ये? यूजुअली इट हैपेंस इन स्टमक एंड डिओडेनल एरिया. ठीक है? डिओडेनल एरिया में ज्यादातर पेप्टिक अल्सर होता है और स्टमक एरिया में ज्यादातर पेप्टिक अल्सर होता है. क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो रीजन है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं टू द एसिड्स. जो HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में, तो स्टमक और डिओडेनम ये दो एरिया है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं टू द एसिड्स. इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर या डिओडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर जो होते हैं ज्यादातर स्टमक और डिओडेनल एरिया में रहते हैं. ठीक है? बिकॉज वाई ये दो रीजन कॉमन है. ठीक है? बिकॉज दीज टू पोर्शंस आर एक्सपोज्ड मैक्सिमम विद एसिड्स. ठीक है? सो वी ऑल नो पेप्टिक अल्सर दो तरह का होता है, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड डिओडेनल अल्सर. ठीक है? So there are two types of peptic ulcer, that is gastric ulcer and duodenal ulcer. Now question is, कौन सा कॉमन है? मोर फ्रीक्वेंट कौन सा है? गैस्ट्रिक और डिओडेनल? Which one is more common? Gastric man. No, the more common is duodenal, not gastric, not gastric. ठीक है? Duodenal ulcer is more frequent. ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है? डिओडेनल अल्सर ज्यादा कॉमन है. 70% केसेस हमें, 80% केसेस हमें डिओडेनल अल्सर के मिलते हैं. ठीक है? ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द गैस्ट्रिक अल्सर पहले. ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गैस्ट्रिक अल्सर. ओके. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट जहां पे गैस्ट्रिक अल्सर होता है? मोस्ट कॉमन साइट जहां पे गैस्ट्रिक अल्सर होता है.
उसके लिए फर्स्ट लेट मी शो यू क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्टमक होते हैं, ठीक है। लाइक इफ यू रिमेम्बर, दिस इज स्टमक। सो दिस एरिया इज नोन एज कार्डियक एरिया। ये वाला जो एरिया होता है ये कार्डियक एरिया होता है। ये वाला जो एरिया होता है ये फंडस होता है। देन ये वाला बॉडी होता है, यहाँ पे अपना होता है एंट्रम, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया होता है एंट्रम। और ये होता है पाइलोरस वाला जोन, ठीक है। ये होता है पाइलोरस, ये होता है एंट्रम, ये होता है फंडस, ये होता है कार्डियक। तो गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एंट्रम। यस। ये होता है हमारा लेसर कर्वेचर, ठीक है। और ये होता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर में एंट्रम वाला ये वाला जो एरिया है, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर इज द एंट्रम एरिया ऑफ द स्टमक। लेसर कर्वेचर में भी एंट्रम एरिया ऑफ द स्टमक, ठीक है। एंट्रम इन लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, ठीक है। ओके, नाउ क्लिनिकल फीचर्स हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे एक साथ, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का। उससे पहले ड्यूडेनल अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ड्यूडेनल अल्सर? एंटीरियर वॉल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum. Anterior wall of first part of duodenum is the most common site of duodenal ulcer, ठीक है। क्योंकि ये जो एंटीरियर वॉल है पहली पार्ट ऑफ द duodenum का, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है टू द एसिड्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे होता है अपना इंटीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum। ये वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा एसिड से एक्सपोज होता है, इस वजह से ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन यहाँ रहता है। और हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर है ज्यादातर लेसर कर्वेचर के एंट्रम वाले एरिया में रहता है। सो दीज आर द टू एरियाज जो कि मोस्ट कॉमन साइट रहता है हमारा पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। अच्छा, देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट आर द कॉजेस, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर? बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर क्या है पेप्टिक अल्सर के, ठीक है। सो पहले कॉज अगर हम लोग देखें तो बेसिकली वी ऑल नो कि जो हमारी जो हमारी जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है कि ज्यादा एसिड से एक्सपोज ना हो, हमारा स्टमक डैमेज ना हो जाए। बट अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उस म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर दे, ठीक है। ये जो हमारा स्टमक होता है, यहाँ पे हमारी म्यूकोजा लाइनिंग रहती है। इस पूरे स्टमक में म्यूकोजल लाइनिंग रहेगी, पूरा बैरियर रहेगा, ठीक है, जो प्रिवेंट करके रखता है स्टमक की वॉल्स को कि वो एसिड से डैमेज ना हो। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इस म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि NSAIDs, ठीक है। एक हो गया स्मोकिंग, एक हो गया H पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। H पाइलोरी इन्फेक्शन, देन स्ट्रेस, some genetic factors, के अलावा इश्चीमिया, ठीक है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि लीड टू पेप्टिक अल्सर, जो कि डैमेज कर देते हैं म्यूकोजल लाइनिंग को। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जैसे कि जेडी सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, या फिर कुछ पेनक्रियाटिक डिजीज, जिसकी वजह से भी गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर जो होते हैं प्री डिस्पोज हो जाते हैं। कुछ डिजीजेस होती हैं विच लीड्स टू गैस्ट्रिक
ulcer, like ZD syndrome, like Cushing syndrome, like cirrhosis of the liver, ये सब पेप्टिक अल्सर कॉज करती है. ठीक है, there are some diseases. Okay, now very important, there is two concept, there are two terms जो पूछा जाता है, that is कर्लिंग अल्सर एंड ये टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर ही है. ठीक है, एंड कुशिंग अल्सर. So what is curling ulcer and what is Cushing ulcer? मैम कर्लिंग अल्सर जो बर्न के केस में होता है, कुशिंग अल्सर हेड इंजरी. Yeah, very good, very good. So peptic ulcer due to burn is known as curling ulcer. कैसे याद रखना है? यू आर आ रहा है बर्न में और कर्लिंग में भी यू आर आ रहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, कर्लिंग अल्सर जो होता है वो बर्न्स की वजह से होता है, और पेप्टिक अल्सर ड्यू टू SOL, इंट्राक्रेनियल. अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो जाए ब्रेन के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, दैट इज नोन एज कुशिंग अल्सर. क्यों SOL की वजह से हमारा पेप्टिक अल्सर होगा? क्योंकि ये जो SOL यानी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन अगर होगा इंट्राक्रेनियल एरिया में, तो वेगल स्टिमुलेशन रहता है. अगर वेगल स्टिमुलेशन ज्यादा रहता है, ठीक है, उसकी वजह से HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में. HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है. ठीक है, सो देयर आर टू टर्म्स, दैट इज कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर. कर्लिंग होता है जो बर्न की वजह से होता है, और कुशिंग जो होता है वो हमारा SOL इंट्राक्रेनियल रीजन में होने की वजह से होता है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन duodenal अल्सर एंड ऑफ कोर्स गैस्ट्रिक अल्सर. ये दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर, कि अगर हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि भाई एंडोस्कोपी कराओ फाइनल कंफर्मेशन के लिए कि कौन सा टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर है. लेकिन थ्रू सम क्लिनिकल फीचर्स हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है या duodenal अल्सर है. दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए देयर आर सम क्लिनिकल फीचर्स. सो अगर पेशेंट बोल रहा है, if the patient is saying कि the pain in epigastrium area is relieved by eating, मतलब खाने के बाद आराम हो जा रहा है, जब खाली पेट रह रहा है तब पेन हो रहा है, तो दैट इज duodenal अल्सर. बट इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, फूड एग्रवेट्स पेन, खाने के बाद दर्द और बढ़ जाएगा. तो एक तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा, अगर पेशेंट बोल रहा है खाली पेट में उसका पेन बढ़ रहा है और खाना खाने के बाद ही इज गेटिंग रिलीफ, तो मतलब वो duodenal अल्सर है. और अगर पेशेंट बोल रहा है खाना खाते ही उसका पेन जो है बढ़ जा रहा है, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर. ठीक है, देन क्योंकि एज सून एज फूड वो खाएगा, स्टमक में एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल कॉज पेन. ठीक, देन नाइट पेन. नाइट पेन किस में रहेगा, duodenal में या गैस्ट्रिक में? रात में सोते समय दर्द किस में रहेगा, duodenal में या गैस्ट्रिक में? duodenal. Yes, so night pain will be in duodenal ulcer, or night pain will be absent in gastric ulcer. Why? Night pain duodenal ulcer में क्यों रहेगा? क्योंकि क्या होता है, जब हमने फूड खाया उसके बाद क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है. ठीक है, जाके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है रात में. एंड व्हेन वी आर स्लीपिंग, उस टाइम पे क्या हो रहा है, बेसल एसिड सिक्रीशन होता है. बेसल एसिड सिक्रीशन होता है ड्यूरिंग स्लीप, एंड वो duodenal एरिया में होता है. ठीक है, बेसल एसिड सिक्रीशन ये जो होता है ये duodenal एरिया में होता है जब हम सो रहे होते हैं रात में. दिस कॉजेज नाइट पेन इन duodenal अल्सर. ठीक है, दिस कॉजेज नाइट पेन इन duodenal अल्सर.
Okay. Then, in case of gastric ulcer, the patient will complain of vomiting. ठीक है, इस केस में पेशेंट जो है वॉमिटिंग कंप्लेन करेगा. बट इन केस ऑफ डियोडेनल अल्सर एज सच वॉमिटिंग नहीं रहेगी. एज सच वॉमिटिंग नहीं रहेगी. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ डियोडेनल अल्सर मेलिना कॉमन होता है एज कंपेयर टू हिमेटोमेसिस. वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड को बोलते हैं हिमेटोमेसिस, और मेलिना होता है डार्क कलर का स्टूल जिसमें ब्लड आ रहा है स्टूल में. तो मेलिना कॉमन होता है डियोडेनल अल्सर में, वेरएस हिमेटोमेसिस कॉमन होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर में. बिकॉज वॉमिटिंग जो है ये अपना हो रहा है गैस्ट्रिक अल्सर में, इसलिए हिमेटोमेसिस जो हो रहा है वो कॉमन हो रहा है गैस्ट्रिक अल्सर में. ठीक है. वेट लॉस किस में रहेगा, डियोडेनल में या फिर गैस्ट्रिक में? गैस्ट्रिक Yes. अल्सर में. यस, गैस्ट्रिक में रहेगा, क्योंकि पेशेंट का खाते ही वॉमिट हो जा रहा है और पेशेंट का खाते ही पेन हो जा रहा है, तो इस वजह से वेट लॉस हमें गैस्ट्रिक अल्सर में दिखेगा. डियोडेनल अल्सर में एज सच वेट लॉस नहीं दिखेगा. ठीक है. मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी किस में ज्यादा रहती है, गैस्ट्रिक में या डियोडेनल में? हम गैस्ट्रिक. गैस्ट्रिक में. या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो होती है वो होती है गैस्ट्रिक. सो दिस में कॉज मैलिग्नेंसी, ये ज्यादा प्रोन है गैस्ट्रिक वाला, डियोडेनल कम है, और कॉमन होता है हमारा डियोडेनल. ओके. अच्छा, देन वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेम्बर. एक जो क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में भी आया था, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है हमारा वो 4 टाइप्स का होता है. देर आर मोर टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, दैट इज 4 टाइप्स. ठीक है. वेट अ मिनट. ओके. तो गैस्ट्रिक अल्सर 4 तरह के होते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4. सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो होता है हमारा टाइप 1. ठीक है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर होता है टाइप 1, जो कि लेसर कर्वेचर पे हो रहा है, एंट्रम वाले एरिया पे हो रहा है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं. ठीक है. ये मोस्ट कॉमन टाइप है. और इसमें क्या होता है, जो बेसल एसिड सिक्रीशन होता है, बेसल एसिड आउटपुट जो होता है वो लेस रहता है या नॉर्मल रहता है, नॉर्मल और डिक्रीज. ठीक है. और टाइप 4 में भी बेसल एसिड, ये क्वेश्चन आता है. ठीक है. बेसल एसिड आउटपुट विल बी नॉर्मल और लेस. ठीक है. बट टाइप 2 और टाइप 3 में बेसल एसिड आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ये आता है क्वेश्चन. ठीक है. सो टाइप 2 में एसिड ज्यादा होगा और टाइप 3 में भी एसिड ज्यादा होगा. ठीक है. और बाकी पहला और 4th टाइप में बेसल एसिड आउटपुट कम रहेगा या नॉर्मल रहेगा. मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, टाइप 1 होता है, जो कि लेसर कर्वेचर पे रहता है एंट्रम एरिया में. ठीक है. ओके. देन ये जो टाइप 2 होता है, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डियोडेनल अल्सर. इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डियोडेनल अल्सर. जो टाइप 2 होता है वो डियोडेनल अल्सर के साथ एसोसिएटेड होता है. ठीक है.
ओके, जो टाइप 3 रहता है वो यूजुअली प्री पाइलोरिक रीजन. वेयर इज प्री पाइलोरिक रीजन? ये हमारा पाइलोरस रीजन होता है, इसके जस्ट ऊपर में प्री पाइलोरिक रीजन है. जो टाइप 3 होता है ये हमारा पाइलोरस होता है स्टमक का, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे होता है हमारा टाइप 3. ठीक है, ये कुछ कुछ टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें एक बार देखने होंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है. और टाइप 4 वाला जो होता है वो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पे होता है. गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पे होता है टाइप 4. So there are 4 types of gastric ulcer: type 1, type 2, type 3 and type 4. उसमें type 1 और type 4 जो होता है उसमें एसिड आउटपुट कम रहता है और टाइप 2 और टाइप 3 में एसिड आउटपुट ज्यादा रहता है. टाइप 1 वाला मोस्ट कॉमन होता है और जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम वाले एरिया में रहता है. ठीक है, so this was about the important thing about peptic ulcer. And very important thing, the most common cause of peptic ulcer is H. pylori infection. जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर का वो होता है एच पाइलोरी इंफेक्शन. ठीक है, तो मोस्टली अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें फॉर डिटेक्टिंग क्लिनिकल फीचर्स से तो हम डिटेक्ट कर ही पाएंगे, बट अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखें तो दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव. ठीक है, अगर इन्वेसिव की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो की जाती है क्विक और सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है वो होती है एंडोस्कोपी, जिससे आपको कंफर्मेटरी रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है, उसके अलावा हिस्टोलॉजी कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये थोड़ी एक्यूरेट रहती है बट टाइम कंज्यूमिंग रहती है. उसके अलावा हम लोग कल्चर बायोप्सी कर सकते हैं. ठीक है, कल्चर एंड बायोप्सी कर सकते हैं, बट यूजुअली एंडोस्कोपी इज रिकमेंडेड. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि अगर एच पाइलोरी इंफेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर है तो व्हाट आर द नॉन इन्वेसिव टेस्ट, क्या क्या होते हैं? यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है. ठीक है, जहां पे वी कैन फाइंड द H. pylori in the samples. Then serological इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. इसमें क्या होता है, सेरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है टेस्ट में वी कैन फाइंड एंटीबॉडीज. ठीक है, अगेंस्ट एच पाइलोरी. कौन सी? आईजीजी. आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट एच पाइलोरी. ठीक है, नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि, और एक होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये भी कर सकते हैं हम, स्टूल एंटीजन टेस्ट. ये सारे टेस्ट हम लोग कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग द पेप्टिक अल्सर. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज नॉन इन्वेसिव टेस्ट अगर कोई हमें एपिडेमियोलॉजिकल टेस्ट की बात किया जाए, मान लो कि देयर इज अ एपिडेमिक थिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर. ठीक है, अगर हम एपिडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एपिडेमियोलॉजिकल टूल देखा जाए, तो इनमें से कौन सा इज द बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल टूल? स्टूल एंटीजन टेस्ट. सीरोलॉजी मैम. इन्वेस्टिगेशन जहां पे हम एंटीबॉडीज अगेंस्ट आईजीजी वाला करते हैं. ठीक है, ये बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल टूल होता है टू डिटेक्ट पेप्टिक अल्सर केसेस. ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव. इन्वेसिव में हमारा बेस्ट रहता है एंडोस्कोपी, देन हिस्टोलॉजी एंड कल्चर बायोप्सी. और नॉन इन्वेसिव में हमारा रहता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें हम एंटीबॉडीज आईजीजी अगेंस्ट एच पाइलोरी हमें मिलती है, और स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये सब रहता है.
ओके, इसको एलिसा टेस्ट भी बोल सकते हैं, ये जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है इसको एलिसा टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, मैम देन स्टूल कम, एंटीजन में क्या मिलता है? हाँ मैम स्टूल एंटीजन वाला हाँ, ये यूजुअली ओके, क्या होता है इसमें, एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट एच पाइलोरी। ये यूजुअली यूज होता है अगर हमें देखना है फॉलो अप में कि हमारा जो पेशेंट है वो कितना इंप्रूव हो रहा है। ये एक्चुअली होम्योपैथी में तो ज्यादातर वी विल नॉट यूज दिस, बट इन केस ऑफ लाइक एलोपैथिक सिस्टम, वो लोग क्या करते हैं कि उनकी मेडिसिन की वजह से कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो चीज डिटेक्ट करने के लिए स्टूल एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ओके मैम। Okay. Then coming to the new topic that is dumping syndrome, which हम लोग usually नहीं पढ़ते हैं, but ये एक नया टॉपिक है, important टॉपिक है, that is dumping syndrome। ठीक है, so any idea क्या होता है dumping syndrome short में? Okay, so let me tell you कि dumping syndrome जो होता है basically it is a complication of gastrectomy, मतलब किसी को ऑपरेशन हुआ, ठीक है, गैस्ट्रिक्टोमी हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ जहां पे पाइलोरस रीजन में ऑपरेशन हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी का गैस्ट्रिक्टोमी हुआ, उसके बाद होता है हमारा डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग मतलब डंप होना, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड है वो यूजुअली क्या होगा, जब हम लोग खाना खाएंगे ईसोफेगस से जो फूड है वो स्टमक में जाएगा, पहले स्टमक में डाइजेशन होगा, उसके बाद जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। बट इन केस ऑफ अ डंपिंग सिंड्रोम, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टमक हटा दिया गया है, गैस्ट्रेक्टोमी हो गया है, इस वजह से क्या होता है जो फूड है बिना ठीक से डाइजेस्ट हुए quickly it will get dumped into the intestine. So the food will quickly get dumped into the intestine before it gets properly digested. That is known as dumping syndrome. क्यों? क्योंकि या तो स्पाइलोरिक स्फिंक्टर इज रिमूव या फिर डैमेज हो गया है वो वाला एरिया ड्यू टू द गैस्ट्रिक्टोमी। ठीक है, इस वजह से खाना बिना डाइजेस्ट हुए, प्रॉपरली डाइजेस्ट हुए, डायरेक्ट स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाएगा आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी इट हैपेंस, ठीक है, क्योंकि डैमेज हो गया है पाइलोरिक स्फिंक्टर या कोई पार्ट ऑफ द जीआई, स्टमक का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया। सो दैट इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम दो तरह का होता है, एक होता है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम और एक होता है लेट डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम मतलब 10 से 30 मिनट आफ्टर ईटिंग, 10 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग होता है हमारा अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें खाना खाया और 10 से 30 मिनट में जो खाना है इट विल गो टू द इंटेस्टाइन। whenever the food will go to the intestine, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा सॉलिड हो गया है, ग्लूकोज हो गया है इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट द फ्लूइड, मतलब जो भी हमारा बाहर में जो ब्लड होगा, ब्लड स्ट्रीम में जो भी फ्लूइड होगा, वाटर होगा, तो जो इंटेस्टाइन है वो अट्रैक्ट करेगा वाटर को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सल्यूट हो गया है, बहुत ज्यादा फूड हो गया है, बहुत ज्यादा सल्यूट हो गया है, तो वी ऑल नो जैसे ही सल्यूट ज्यादा हो जाएगा इंटेस्टाइन में, इट विल अट्रैक्ट वाटर, देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ द वाटर टू डाइल्यूट द थिंग, टू डाइल्यूट द थिंग देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ द वाटर। जैसे ही पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होगा, वैसे ही क्या होगा, द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डिस्टेंशन, द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ, क्या क्या फीचर्स होंगे अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में, जैसे ही बहुत ज्यादा पानी आ गया इंटेस्टाइन के अंदर, वैसे ही द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ ब्लोटिंग, द पेशेंट विल complain of distension, the patient will complain of nausea, the patient will complain of vomiting, then diarrhea। ठीक है, जैसे ही फ्लूइड पोर्शन इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब सिम्टम रहेंगे अर्ली डंपिंग सिंड्रोम के। ठीक है, फिर एक आता है हमारा लेट डंपिंग सिंड्रोम, जो कब होता है, 1 से 3 घंटे बाद, खाने के 1 से 3 घंटे बाद। उसमें क्या होता है कि बिकॉज बहुत ज्यादा हमारा फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंटेस्टाइन में आ गया है, तो उसके एक्शन में क्या होगा,
इंसुलिन रेज होगा। वी ऑल नो, जैसे ही हमारा ब्लड में या वट एवर एरिया में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, वैसे ही बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग गया, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, वो तो ढंग से डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, तो देयर विल बी हाइपोग्लाइसीमिया इन द लेट डंपिंग सिंड्रोम। द मेन क्लिनिकल फीचर विल बी हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, साथ में sympathetic nervous system activate हो जाएगा, the patient will complain of sweating, tachycardia, ठीक है, and because of the hypoglycemia patient को weakness होगा, confusion होगा, tremor होगा और dizziness होगा। So these are the features जो कि डंपिंग सिंड्रोम में हमें दिखेंगे खाना खाने के 10 मिनट बाद और खाने खाने के 3 घंटे बाद। ठीक है, सो आफ्टर लेट डंपिंग सिंड्रोम में हमें हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स मिलते हैं, और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में हमें ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब मिलता है। ये किस में होता है? ये कोई इंडिविजुअल डिजीज नहीं है। जिन लोगों को सर्जरी हुई होती है, गैस्ट्रिक्टोमी हुई होती है, उन लोगों को होता है डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, उन लोगों को होता है डंपिंग सिंड्रोम। Okay. Then coming to the next topic, that is Menetrier's disease. Any idea? कभी सुना उसका नाम? Menetrier's disease. नो। Okay. So इसलिए भी नहीं सुना होगा because it is a rare disorder. ठीक है, it is a rare disorder. And होता क्या है इसमें? It is characterized by large, tortuous, mucosal folds। लार्ज टॉर्चुअस म्यूकोजल फोल्ड देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाता है म्यूकोजल फोल्ड की, सो देयर इज लार्ज टॉर्चुअस म्यूकोजल फोल्ड। इट इज अ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज टॉर्चुअस म्यूकोजल फोल्ड। सो ये जो स्टमक में म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड दे बिकम लार्ज एंड टॉर्चुअस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? बोलते थे एटियोलॉजी इज अननोन, बट बोल सकते हैं ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो टिश्यू है उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है। यूजुअली द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दैट इज, एटियोलॉजीज बिहाइंड दैट इज अननोन, बट कह सकते हैं कि ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, ये जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, देयर इज hypertrophy of mucosal folds in stomach। ठीक है, mucosal folds in stomach and not only mucosal folds की hypertrophy होती है, there is hyperplasia of mucus producing cells, mucus producing सेल्स। ठीक है, जो सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं वो भी बहुत ज्यादा उनका हाइपरप्लेशिया हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूसिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूसिन, विच इज एक्चुअली अ प्रोटीन और अमीनो एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड होता है। अब क्या होगा, क्योंकि सारा प्रोटीन जो है वो म्यूसिन प्रोड्यूस होने में लग गया है, सो देयर विल बी प्रोटीन लूजिंग। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो क्लिनिकल फीचर रहता है इस डिजीज में, वो होता है प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थिकेंड म्यूकोजा देयर विल बी हाइपोप्रोटीनीमिया, ब्लड में कम प्रोटीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी होता है, प्रोटीन जो है लूज होने लगेगा थ्रू द गट सिस्टम। ठीक है, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज रिड्यूस। बहुत ज्यादा म्यूकस सेल प्रोड्यूस हो गए, इस वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएंगे
या फिर एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि सारे पेराइटल सेल्स आर गेटिंग रिप्लेस बाय म्यूकस सेल्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे एपिगेस्ट्रिक पेन बिकॉज ऑफ द प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, एडिमा इज द फीचर, एपिगेस्ट्रिक पेन इज द फीचर, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सब पेशेंट में मिलेगी। नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन एंड वेट लॉस बिकॉज ऑफ लूजिंग प्रोटीन, ठीक है। ये सारे फीचर्स मिलते हैं इन केस ऑफ मेनिटियर्स डिजीज, जहां पे म्यूकस ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो मेन फीचर इज गैस्ट्रिक लूजिंग एंटेरोपैथी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पता है बॉडी में जैसी प्रोटीन लूज होगा वैसी इडिमा हो जाएगा। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, ये सब तो रहेगा इसमें। The characteristic feature is protein losing enteropathy. And very important, this causes increased risk of adenocarcinoma. ये जो डिजीज है इसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन है एडिनोकार्सिनोमा इसका, इस डिजीज का। देयर इज अ रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ड्यू टू मेनिटियर्स डिजीज, ओके। Due to Meniere's disease, there's a risk of adenocarcinoma. Clear? Any problem? No. Okay. So we have covered Meniere's disease, dumping syndrome, peptic ulcer disease. In the next class, we'll be continuing with the carcinoma stomach topic, and then very important topic जहां से questions आते हैं, जो हमारा intestinal disease है, जैसे कि ulcerative colitis and Crohn's disease, जो कि inflammatory bowel disease होती है। उसके अलावा some celiac disease, Whipple's syndrome, ये जो important काफी important questions है, जहां से GIT के questions रहते हैं, we'll cover in the next class, ठीक है। and some MCQs जो already हम लोग कर चुके हैं। मैम हाँ, मैम सच कंडीशंस लाइक मेनिट्रियस डिजीजेस, मतलब मैम ये क्या होम्योपैथिक में ट्रीटेबल है? देखो होम्योपैथी में द ट्रीटमेंट इज नॉट बेसिस, लाइक हमारा ट्रीटमेंट पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे होता ही नहीं है। वी कैन ओनली ट्रीट द सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम लोग दे सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट अगर हमें टोटालिटी ऑफ द सिम्टम मिल रहा है, कंडीशन क्या है पेशेंट का, ठीक है, कितना एडवांस पैथोलॉजी हो चुकी है, उस बेसिस पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेशेंट हो, इवन आप अगर बोलोगे कि डाउन सिंड्रोम क्या हम लोग ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी से, सो इट्स नॉट कि हम लोग 100% क्योर कर सकते हैं, बट वी कैन ब्रिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ, बिकॉज हमारा पैथोफिजियोलॉजी से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं, जो भी रहा हो, वी ओनली लुक टू द सिम्टम्स। हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जहाँ पे इडिमा, एपिगेस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी कैन ट्रीट अगर पेशेंट सिम्टम दे रहा है तो। मैम थैंक यू। बट द इम्पोर्टेंट इज मैनेजमेंट, इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी होती है, तो इसमें डाइट वी शुड प्रिस्क्राइब प्रॉपरली, एंड अदर थिंग्स जो भी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। But it's a rare disorder. We'll rarely find patient coming with this disease. But yeah, we should have information regarding that. ओके मैम। Fine. So I'll end today's class. यस मैम थैंक यू सो मच। Okay. Thank I'll you. share the slides after completing the whole system. ठीक? Okay. ओके मैम।